अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के शुरू में बादंतीनी फ़ौज शिकस्त खाने के बाद किले पहुंच जाती है। यानिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अंदर चला जाता है। एक लड़की पूछती है सोर्सनल कहाँ है। ये सुनते ही दुकास एक घोड़ा गाड़ी की तरफ देखने लग जाता है, जिसके बाद वो लड़की भागती हुई उस घोड़ा गाड़ी के पास आ जाती है। और जैसे ही वो पास आकर देखती है तो ये सोर्सनल की लाश थी, जिसे देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। मैनूस पूछता है लिबरीत कहाँ है। दुकास कहता है वो तुर्कों के हाथों कैद हो गया है। ये सुनकर मनूस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ चारी साहब अपने कबीले में मौजूद थे जो बीमार थे, जबकि सलजान खतून उनकी देखभाल कर रही थीं। उसी दौरान अक्सर खतून वहाँ पर सूप लेकर आती हैं, जिसके बाद वो सलजान खतून से पूछती हैं चागरी साहब का मर्ज क्या है। सलजान खतून कहती हैं हम अभी तक इनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। ये हर साल इस मौसम में बीमार हो जाते हैं, लेकिन कभी इस तरह बीमार नहीं हुए। अक्सर खतून कहती है इंशाअल्लाह चागरी साहब जल्द शिफायाब हो जाएंगे। यहाँ कुंदूरी इब्राहिम जनाल से कह रहा था इस फतह ने आपकी शान शौकत को बाला कर दिया है। इब्राहिम जनाल कहता है मैंने काफरों के सरदार को सुल्तान के पैरों में आकर पटका दिया, लेकिन मुझे डर है कि माजी में होने वाली मेरी गद्दारी की वजह से सुल्तान तुगलक साहब मेरा हक मुझे वापस नहीं देंगे। कुंदूरी कहता है आप बेफिक्र हो जाएं जनाब साहेब, सुल्तान तुगलक साहब आपको अपनी रिवायात के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी वापस देंगे। यहाँ किले में मनूस कह रहा था इतने अजीम बादशाह का नाम आप लोगों ने खाक में मिला दिया। इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद आप लोग ये जंग कैसे हार गए। ये सुनकर दुकास कहता है मनूस साहब इस जंग का सबब आपका बेटा है, जिसने हसन को कत्ल करके ये जंग अपने ऊपर मोल ली। ये सुनकर जाने से गुस्से से कहता है हम जंग की बात कर रहे हैं, जंग की वजूहात की नहीं। लश्कर को इतनी जल्दी पीछे हटाना आपकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर द्योजन कहता है अगर आप ये अपनी सियासी कुव्वत जंग में इस्तेमाल करते तो हम इस तरह पीछे न हटते। ये सुनकर यानिस गुस्से से कहता है इस अंदाज में तुम्हारी मुझ से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो द्योजन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर द्योजन यानिस को काबू कर लेता है। उसी दौरान एक सिपाही आकर दुकास को खत देता है। खत पढ़ने के बाद दुकास कहता है हमारे ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। बादशाह ने तुर्कों की तमाम शराइ सवाए जजिया की अदायगी के कबूल करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा शहजादे लिबरीत को भी बचाने का हुक्म दिया है। ये सुनकर यानिस कहता है मुझे इन शर्तों की कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। यहाँ अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना थे। दूसरी जानब कारजा खतून और गौहर खतून जंगल में पहुँच चुकी थी और चागरी साहब के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थीं। उसी दौरान उन्हें एक तरफ से भेड़िए की आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो देखती हैं तो ये अक्चा खतून थी जो भेड़िए की आवाज़ निकाल रही थी। कारजा कहती है ये तो अक्चा खतून है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। अक्चा खतून मुसलसल भेड़िए की आवाज़ें निकाल रही थी। यह सुनकर कारजा कहती है देखो गौहर, मैंने कहा था कि ये औरत ज़रूर कोई जसूसी कर रही है। उसके बाद अक्चा खतून वहाँ से जाने लगती है। कारजा और गौहर खतून भी उसका पीछा कर रही थीं। एक जानी से भेड़िए की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अक्चा खतून भी आवाज़ें निकालने लगती है। अल्परसलान उसके जांबाज भी वहीं से गुजर रहे थे, उन्हें भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर अताबी हसन कहते हैं ये कैसी आवाज़ है, ना तो भेड़िए से मिलती है और ना इंसान से। ये सुनकर सब अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद अल्परसलान अपने सिपाहियों को वहाँ रुकने के लिए कहता है और ख़ुद आगे बढ़ जाता है। यहाँ अक्चा खतून कहती है कहाँ हो तुम। इतने में एक भेड़िया वहाँ आ जाता है। ये देखकर कारजा खतून कहती है भेड़ियों को भी बुला लिया, ये तो कोई जादूगरनी लगती है। उसी दौरान अल्परसलान भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर अक्चा खतून कहती है रुक जाओ। जिसके बाद अक्चा खतून भेड़िए के सर पर हाथ रखती है। हाथ रखते ही वो भेड़िया खामोश हो जाता है। अक्चा खतून कहती है एक दर्द की दुआ तुम्हारे पास है, अगर इजाज़त है तो ले लूँ। फिर अक्चा खतून भेड़िए के ज़ख्मी पाँव को देखकर कहती है और तुम्हारी दुआ मेरे पास है। अल्परसलान भी पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद वासुराकन का मंजर सामने आता है। बादंतीनी तुर्कों पर जुल्म कर रहे थे और उनसे काम करवा रहे थे। जिसके बाद एक नौजवान एक ज़ईफ़ शख्स से कहता है सुल्तान तुगलक साहेब जल्द हम इन जालिमों के हाथों से बचा लेंगे। उसी दौरान जानिस भी वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो सबसे मुखातब होकर कहता है मेरी बात गौर से सुन लो, सल्जूकों के जंग जीतने पर हरगिज़ खुशियाँ मत मनाओ। मेरी इजाज़त के बगैर तुम में से कोई भी वासुराकन से बाहर नहीं जा सकेगा। यहाँ पर तुम लोगों का वाहिद सुल्तान मैं हूँ। ये सुनते ही वो नौजवान कहता है हम अपना सरबराह सुल्तान तुगलक साहब को समझते हैं, जिन्होंने तुम्हें शिकस्त दी है। जब वो हमें वतन लौटने का कहेंगे तो तुम में से कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। ये सुनते ही यानिस उस नौजवान पर तशद्दुद करने लग जाता है। उसी दौरान द्योजन वहाँ आकर यानिस के हाथ को पकड़ लेता है। यानिस कहता है छोड़ो मेरा हाथ, मगर द्योजन मुसलसल मुस्कुरा रहा था।
यहाँ जंगल में अकचकतून भेड़िए के पाँव पर पट्टी बांध देती है। अल्परसलान कहता है, जंगल में तनहा भेड़िए के साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर अकचकतून कहती है, आपके बाजू पर भी जख्म है। अल्परसलान कहता है, कोई ख़ास जख्म नहीं है। अकचकतून कहती है, इसका मतलब है आप इस जंग में फातेह बनकर लौटे हैं। जिसके बाद वो अल्परसलान के बाजू पर पट्टी बांध देती है। उसके बाद अकचकतून भेड़िए से कहती है, अब मुझे मेरी मतलूबा चीज़ दो। ये कहने के बाद अकचकतून भेड़िए का दूध निकालने लगती है। यहाँ गोरकारा जख्तून से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती हैं और यहाँ इस किस्से का अख्ताम हो जाता है।